अंधेरी रात थी। स्कूल का घंटा बजने लगा, लेकिन यह कोई सामान्य घंटा नहीं था। यह बजा और फिर अचानक रुक गया, जैसे किसी ने उसकी आवाज को गले से पकड़ लिया हो। प्रिंसिपल अनन्या सिंह अपने कमरे में फंसी हुई थीं। उनकी सांसें सिसकियों में बदल रही थीं। उनके सामने खड़ा था रमेश, स्कूल का 52 साल का चपरासी। उसके हाथ में एक बड़ी सी कैंची थी जो चांदनी में चमक रही थी। आप मुझे मार डालोगे? अनन्या ने डर से कांपती आवाज में पूछा। रमेश का चेहरा, जो आम दिनों में एक भोले भाले पिता तुल्य दिखता था, अब एक विकृत मुस्कान से भर गया था। मारूंगा? प्रिंसिपल मैडम, मैं तो आपके लिए जीता हूं। मैं तो वो कर रहा हूं जो आपकी खूबसूरती को हमेशा के लिए सुरक्षित रख सके। देखिए ना, ये स्कूल की दीवारें, ये आपकी तस्वीरों के बिना कितनी सूनी है। उसने कैंची को हवा में घुमाया। पर चिंता मत कीजिए मैडम, आपकी हर फोटो इतनी परफेक्ट होगी कि देखने वालों की सांसें थम जाएंगी, क्योंकि असली आप उस फोटो के पीछे हमेशा के लिए मुस्कुराती रहेगी। अनन्या की चीख गले में ही दब गई। उसे अब समझ आ रहा था कि पिछले 1 महीने से स्कूल में जो रहस्यमयी घटनाएं हो रही थीं, जिन बच्चों के खिलौने गायब हो रहे थे, जिनकी आवाजें रात में सुनाई देती थीं, उन सब के पीछे की सच्चाई यही आदमी था। और यह सच्चाई उसकी मौत से भी ज्यादा डरावनी थी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका केस्टोन में। ये वो जगह है जहां अंधेरे के राज छिपे हैं, डर की सांसें जिंदा हैं और अपराध के राज एक एक कर खुलते हैं। अगर आपको लगता है कि प्यार सिर्फ एक खूबसूरत एहसास है, तो आज की यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। यह है एड ऑब्सेशन। सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहां हर केस एक नया डर सिखाता है। और अब शुरू करते हैं आज की कहानी। सूरज की किरणें ब्लूमिंग बड्स कॉन्वेंट स्कूल की इमारत पर पड़ रही थीं, लेकिन उसकी चमक उस अंधेरे का अंदाजा नहीं लगा पा रही थी जो धीरे धीरे वहां पनप रहा था। रमेश पांडे, उम्र 52 साल, सफेद यूनिफॉर्म पहने, झाड़ू लगाते हुए प्रिंसिपल के कमरे के सामने से गुजरा। उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं, जहां से प्रिंसिपल अनन्या सिंह की आवाज आ रही थी। गुड मॉर्निंग रमेश जी, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान सीधे रमेश के दिल में उतर गई, जैसे कोई जहर बुझी तलवार। गुड मॉर्निंग मैडम, रमेश ने सिर झुकाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपन थी। अनन्या सिर्फ 26 साल की थी, ऊर्जा और खूबसूरती की मूरत। स्कूल को उसने एक नई जिंदगी दी थी, जबकि रमेश उम्र के 50वें पड़ाव को पार कर चुका था। उसके चेहरे पर जिंदगी की थकान और अकेलेपन की झुर्रियां थीं, पर अब उन झुर्रियों के पीछे एक नया जुनून पनप रहा था। अनन्या के लिए एक ऐसा प्यार जो धीरे धीरे एक सनक में बदल रहा था। शुरुआत बस एक सामान्य सी इच्छा से हुई थी। एक दिन अनन्या ने उसकी तारीफ कर दी कि वह कितनी मेहनत से काम करता है। उस एक तारीफ ने रमेश के अकेलेपन के सूनेपन में एक चिंगारी सी लगा दी। उसने अनन्या को देखना शुरू किया। उसकी हंसी, उसकी बातचीत का अंदाज, उसका हर छोटा बड़ा फैसला, ये देखना एक आदत बन गई। और फिर आदत एक लत में बदल गई। पहली अजीब घटना तब हुई जब अनन्या की टेबल पर एक गुलाब का फूल मिला। कोई नोट नहीं, बस एक ताजा गुलाब। अनन्या ने इसे किसी स्टाफ मेंबर या स्टूडेंट की शरारत समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन रोज नहीं, लेकिन हफ्ते में 2-3 बार वह गुलाब आने लगा। हमेशा ताजा, हमेशा लाल। एक दिन स्कूल की क्लर्क शांति ने मजाक में कहा, मैडम लगता है आपका कोई सीक्रेट एडमायर है। अनन्या हंस दी। छोड़ो ना शांति, कोई बच्चा मजाक कर रहा होगा। लेकिन रमेश, जो उस वक्त दरवाजे के पास बैठा चाय पी रहा था, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान खेल गई। वह सीक्रेट एडमायर कोई और नहीं, वह खुद था। उसने स्कूल के बगीचे से सबसे खूबसूरत गुलाब चुराए थे। फिर घटनाओं ने एक डरावना मोड़ लिया। अनन्या को महसूस होने लगा कि कोई उसे देख रहा है। जब भी वह अपने ऑफिस में अकेली होती, उसे लगता कि कोई खिड़की से झांक रहा है, लेकिन पलट कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। एक बार उसे लगा कि उसकी निजी डायरी किसी ने छुई है। वह उसकी जगह से थोड़ी सी खिसकी हुई थी। उसने रमेश से शिकायत की, रमेश जी, क्या आपने किसी को मेरे ऑफिस के आसपास देखा है? कुछ अजीब लग रहा है। रमेश ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, नहीं मैडम, मैं तो हमेशा ख्याल रखता हूं, आप चिंता न करें। आप इस स्कूल की रानी हैं। आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। उसके शब्दों में एक अजीब सा स्वामित्व था जो अनन्या को अच्छा नहीं लगा।
लेकिन उसने फिर भी इसे नजरअंदाज कर दिया। कॉमेडी का पहलू तब सामने आया जब स्कूल के नए आर्ट टीचर विवेक ने, जो खुद अनन्या को पसंद करते थे, रमेश पर शक करना शुरू किया। विवेक एक थोड़े घबराने वाले और शर्मीले किस्म के इंसान थे। एक दिन उन्होंने रमेश को अनन्या की टूटी हुई कुर्सी को सुधारते देखा। रमेश कुर्सी को देख रहा था जैसे कोई सर्जन किसी मरीज को देख रहा हो। विवेक ने मजाक में कहा, अरे रमेश जी, लगता है आपको इस कुर्सी से बहुत प्यार है। रमेश ने गंभीरता से जवाब दिया, सर, जो चीज मैडम को छूती है वह पवित्र हो जाती है, उसकी देखभाल तो बनती है। विवेक की हंसी निकल गई। उन्होंने यह बात अनन्या को सुनाई। मैडम, आपका चपरासी आपको भगवान समझता है, सावधान रहना, कहीं भक्ति देखने लायक ना हो जाए। अनन्या ने भी हंसी में उड़ा दिया। लेकिन विवेक का मजाक सच्चाई के कितना करीब है, यह उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था। सस्पेंस तब और बढ़ गया जब स्कूल के बच्चों के खिलौने गायब होने लगे, खासकर वो खिलौने जो अनन्या ने जूनियर कक्षाओं के बच्चों को इनाम में दिए थे। बच्चे रोने लगे। सबको लगा कि कोई चोर है। एक रात चौकीदार ने स्कूल के पुराने शेड में एक अजीब सी आवाज सुनी। जब उसने टॉर्च की रोशनी में देखा तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। शेड के एक कोने में सारे गायब खिलौने जमा थे। उन्हें एक अजीब तरीके से सजाया गया था, जैसे किसी ने उनसे एक मंदिर बना दिया हो। और बीच में अनन्या की एक तस्वीर रखी थी जिसके चारों ओर गुलाब के फूल थे। चौकीदार ने यह बात प्रिंसिपल को बताई। अनन्या को बहुत बुरा लगा। किसी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं लग रहा था। उसने सभी स्टाफ मेंबर्स की मीटिंग बुलाई और सख्त हिदायत दी कि अगर किसी ने ऐसा किया है तो वह मान जाए। रमेश भी वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर वह गुस्से से जल रहा था। उसे लगा कि कोई उसकी पूजा में खलल डाल रहा है। उसने यह सब अनन्या के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए किया था। उस रात स्कूल बंद होने के बाद रमेश अकेला ही स्कूल के हॉल में खड़ा था। उसके हाथ में अनन्या की एक पुरानी फोटो थी जो स्कूल की मैगजीन से निकाली थी। तुम कितनी खूबसूरत हो अनन्या, वह फुसफुसाया, लेकिन तुम मुझे देखती ही नहीं। तुम सबको देखती हो, विवेक सर को, बच्चों को, सबको। मुझे तो बस एक नौकर समझती हो। उसकी आवाज में पागलपन घुल गया था। पर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी हर चीज की रक्षा करने वाला सिर्फ मैं हूं। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहां सिर्फ तुम और मैं होंगे, हमेशा के लिए। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी कैंची निकाली और फोटो के किनारे को बड़े ही प्यार से काटने लगा, जैसे कोई कलाकार कोई महान कृति बना रहा हो। यह सिर्फ शुरुआत थी। उसकी योजना बहुत बड़ी और डरावनी थी। अगले दिन अनन्या ने अपने ऑफिस की खिड़की का शीशा टूटा हुआ पाया। जमीन पर एक पत्थर पड़ा था जिसके चारों ओर एक कागज लपेटा हुआ था। कागज पर लिखा था, तुम सबकी हो, मेरी क्यों नहीं। अनन्या का दिल धड़क रहा था। यह अब मजाक नहीं रह गया था, यह धमकी थी। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस आई, जांच की। रमेश भी वहीं मौजूद था। उसने पुलिस वालों को चाय पिलाई और बड़ी चालाकी से बातें की। साहब, यहां तो बच्चे हैं, कोई शरारती बच्चा होगा, उसने कहा। लेकिन उसकी नजरें बार बार अनन्या के डेस्क पर रखे उस फोटो फ्रेम पर जा रही थीं, जिसमें अनन्या और विवेक की एक सेल्फी थी। उस फोटो में विवेक का चेहरा किसी ने काली स्याही से पूरी तरह काट दिया था। रमेश के मन में विवेक के लिए नफरत की आग जल रही थी। वह उसे अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मानने लगा था। पुलिस के जाने के बाद अनन्या बहुत डरी हुई थी। विवेक ने उसे सुझाव दिया, अनन्या, तुम कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लो, घर चली जाओ। लेकिन अनन्या ने मना कर दिया। नहीं विवेक, मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूं। मैं किसी धमकी से डरकर भाग नहीं सकती। ये बात रमेश ने सुन ली, जो बाहर कॉरिडोर में झाड़ू लगा रहा था। उसके लिए यह अनन्या की ताकत थी और इसने उसके प्यार को और भी हवा दे दी। लेकिन विवेक की मौजूदगी ने उसे चिढ़ा दिया। उस रात रमेश ने स्कूल के डस्टबिन से विवेक द्वारा फेंके गए स्केच पेपर्स इकट्ठे किए। वह उन सभी स्केचों को, जिनमें अनन्या के चेहरे के हिस्से थे, बड़े ही प्यार से अपनी डायरी में चिपकाने लगा। उसकी डायरी अब अनन्या के चित्रों, उसके बालों के लॉक्स और उसकी हस्तलिखित नोट्स के टुकड़ों से भर चुकी थी। यह उसका प्यार का मंदिर था। एक शाम अनन्या देर तक ऑफिस में काम कर रही थी। अचानक बिजली चली गई। पूरा स्कूल अंधकार में डूब गया।
उसे लगा जैसे कोई उसके ऑफिस के बाहर खड़ा है। उसने फोन की रोशनी जलाई और आवाज लगाई, कोई है वहां? कोई जवाब नहीं आया। बस एक हल्की सी सरसराहट की आवाज हुई, जैसे कोई तेजी से कॉरिडोर की ओर भाग गया हो। डरते डरते उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक चीज पड़ी थी, उसकी अपनी ही पेन, जो उसने महीने भर पहले खो दी थी। पेन के ऊपर एक छोटा सा गुलाब का फूल रखा था। अनन्या की रूह कांप उठी। यह व्यक्ति उसके इतने करीब आ चुका था, उसकी चीजें चुरा रहा था और उसे वापस लौटा रहा था। यह एक खतरनाक गेम था। अगले दिन अनन्या ने फैसला किया कि वह सीसीटीवी कैमरों का फुटेज चेक करेगी। स्कूल में कुछ कैमरे लगे हुए थे। रमेश को इस बात का पता था। उसने हमेशा कैमरों से बचकर काम किया था, लेकिन उस रात जब अनन्या और विवेक मिलकर फुटेज देख रहे थे तो उन्होंने एक अजीब चीज देखी। रात के करीब 2 बजे का फुटेज था। लाइब्रेरी के बाहर वाला कैमरा। एक शख्स काले कपड़े में लिपटा हुआ दीवार के सहारे सरकता हुआ नजर आया। वह व्यक्ति कैमरे के एंगल से बचने की कोशिश कर रहा था। रुको, अनन्या ने चिल्लाकर कहा, इस फ्रेम को रोको। विवेक ने वीडियो रोक दिया। उस शख्स के हाथ का एक हिस्सा दिख रहा था और उस हाथ में एक चीज थी, सफेद रंग का एक दस्ताना, जिसकी उंगलियों के पोर पर सिलाई की हुई एक छोटी सी नीली पट्टी दिख रही थी। अनन्या की सांस रुक गई। उसे यह दस्ताना पहचानने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। यह वही दस्ताना था जो स्कूल के चपरासी रमेश पांडे ने टीचर्स डे के फंक्शन में पहना था। उस दिन उसने खुद रमेश की तारीफ की थी कि उसका दस्ताना कितना साफ है। सारे शक की सुई अब सीधे रमेश की तरफ घूम गई थी। अनन्या का फोन बज उठा। नंबर अनजान था। डरते डरते उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से एक विकृत धीमी आवाज आई, जो बिल्कुल रमेश जैसी नहीं लग रही थी। अनन्या, तुमने मुझे ढूंढ लिया। अब खेल और भी मजेदार होगा। तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी। फोन कॉल कटते ही अनन्या का शरीर सिर्फ डर से नहीं, गुस्से से भी कांप रहा था। उसने विवेक की तरफ देखा, जिसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। यह रमेश है, अनन्या ने दबी आवाज में कहा। हमें तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए। नहीं, विवेक ने अचानक से कहा। अगर हमने अभी पुलिस को बुलाया तो वह भाग जाएगा। हमें सबूत चाहिए, सीधा सबूत। हमें पता लगाना होगा कि वह तुम्हारी चीजें कहां छुपा रहा है, उसका छुपने का स्थान। अनन्या को विवेक की बात समझ आई। सीसीटीवी फुटेज में दस्ताना देखना एक बात थी, लेकिन पुलिस को यह साबित करना कि रमेश ने ही यह सब किया है दूसरी बात। उन्हें और ठोस सबूत चाहिए थे। अगले दिन सब कुछ सामान्य लगा। रमेश हमेशा की तरह अपना काम कर रहा था, फर्श साफ करना, चाय बनाना, लेकिन अनन्या उसके हर एक मूवमेंट पर नजर रख रही थी। उसने देखा कि जब भी रमेश उसके ऑफिस के आसपास से गुजरता, उसकी नजरें जमीन पर गड़ी रहतीं, मानो वह शर्मिंदा हो या फिर अपनी भावनाओं को छुपा रहा हो। दोपहर में एक कॉमेडिक घटना हुई। विवेक रमेश पर नजर रखने की कोशिश कर रहे थे। वह उसके पीछे पीछे इतने क्लमजिली चल रहे थे कि एक बार तो वह सीढ़ियों से लगभग गिर ही गए। रमेश ने मुड़कर देखा और बोला, सर, आपको सहारे की जरूरत है क्या? उम्र हो गई है, सावधान रहना चाहिए। विवेक की हालत देखकर अनन्या को हंसी आ गई, लेकिन वह जल्दी ही समझ गई कि यह कोई मजाक का मौका नहीं था। रमेश के शब्दों में एक छुपा हुआ व्यंग्य था। उस रात अनन्या और विवेक ने स्कूल में छुपकर रमेश पर नजर रखने की योजना बनाई। वे जानते थे कि रमेश रात में ही अपनी गतिविधियां करता होगा। वे प्रिंसिपल के कमरे में छुप गए, बत्तियां बंद करके। समय बीतता गया। करीब 11 बजे टामेन को बाहर कॉरिडोर में कदमों की आवाज सुनाई दी। आवाजें सीधे उनके ऑफिस के दरवाजे की ओर बढ़ रही थीं। दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमा। अनन्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। विवेक ने अपने हाथ में लाठी पकड़ रखी थी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। बस एक सरसराहट की आवाज हुई और फिर कदमों की आवाज दूर हो गई। कुछ देर इंतजार करने के बाद अनन्या ने दरवाजा खोला। सामने जमीन पर एक लिफाफा पड़ा था। उसमें तस्वीरें थीं, अनन्या और विवेक की हाल ही में ली गई कई तस्वीरें, उनके लंच ब्रेक की, उनके साथ बातचीत करते हुए। हर तस्वीर में विवेक के चेहरे पर काला क्रॉस बना हुआ था और अंतिम तस्वीर सिर्फ अनन्या की थी, जिसके नीचे लिखा था, तुम्हारी मुस्कान सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए। अब डर का साया और गहरा हो गया। रमेश ने साफ कर दिया था कि वह उन पर नजर रख रहा है।
अनन्या ने तुरंत पुलिस को फोन किया और सारी बातें बताईं। इस बार पुलिस ने गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा कि अगली सुबह वे रमेश से पूछताछ करेंगे, लेकिन रमेश को इस बात का अंदेशा हो गया। जब पुलिस अगली सुबह स्कूल पहुंची तो रमेश गायब था। उसकी क्वार्टर की चाबी भी नहीं मिल रही थी। उसने स्कूल आना बंद कर दिया था। यह और भी डरावना था। एक खतरनाक इंसान अब आजाद घूम रहा था और अनन्या उसके निशाने पर थी। 2 दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ। अनन्या को लगने लगा कि शायद रमेश डर गया और भाग गया। उसने अपनी गार्ड बढ़ा दी और हमेशा सतर्क रहने लगी। लेकिन तभी उसे एक मेल मिला। सेंडर का नाम था एक वेल विशर। मेल में लिखा था, मैडम, रमेश स्कूल के बेसमेंट में छुपा हुआ है। वह पुराने रिकॉर्ड रूम में है। कृपया अकेले मत आना, पुलिस को लेकर आना। यह मेल पढ़कर अनन्या की धड़कनें बढ़ गईं। क्या यह सच था या फिर यह रमेश की कोई चाल थी? क्या कोई और वेल विशर था? उसने तुरंत पुलिस को यह इंफॉर्मेशन दी। पुलिस ने कहा कि वे तुरंत आ रहे हैं। लेकिन तभी अनन्या का फोन बजा। नंबर फिर से अनजान था। अनन्या, रमेश की आवाज थी, जो पहले से कहीं ज्यादा थकी और टूटी हुई लग रही थी। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं बेसमेंट में हूं, मुझे चोट लग गई है। मैं मरना नहीं चाहता, कृपया बस तुम अकेली आओ। पुलिस को मत लाना, वे मुझे मार डालेंगे। कॉन्फ्लिक्ट? किस पर भरोसा करे, मेल पर या फोन कॉल पर? अनन्या के मन में एक लड़ाई चल रही थी। अनन्या ने फैसला किया, वह पुलिस का इंतजार नहीं कर सकती थी। अगर रमेश सच में घायल था तो उसे मदद की जरूरत थी, और अगर यह एक जाल था तो भी उसे इसका सामना करना था। वह इस डर से आजाद होना चाहती थी। उसने विवेक को एक मैसेज भेजा, रमेश बेसमेंट में है, पुलिस को लेकर आओ। फिर एक हैवी पेपरवेट अपने बैग में डाला और बेसमेंट की ओर चल पड़ी। बेसमेंट का रास्ता अंधेरे और नमी से भरा हुआ था। हवा में धूल और जंग की बदबू थी। वह धीरे धीरे पुराने रिकॉर्ड रूम की ओर बढ़ी। दरवाजा अंदर से बंद था। रमेश जी, उसने आवाज लगाई। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। उसने दरवाजा धक्का दिया। वह बंद नहीं था। दरवाजा धीरे से खुल गया और फिर वह दृश्य सामने था जिसकी कल्पना करके भी वह कांप उठती थी। कमरा मोमबत्तियों की रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ अनन्या की तस्वीरें थीं। बचपन की तस्वीरें, कॉलेज की तस्वीरें, स्कूल की तस्वीरें। कुछ तस्वीरें तो ऐसी थीं जो उसने खुद कभी नहीं देखी थीं। उसके घर के बाहर की, मॉल में शॉपिंग करते हुए। दीवारों पर उसके बालों के लॉक्स, उसके इस्तेमाल की हुई पेन और उसके हस्तलिखित नोट्स के टुकड़े चिपके हुए थे। यह एक श्रद्धा स्थल था, एक पागल के प्यार का मंदिर, और बीच में खड़ा था रमेश। वह घायल नहीं था। उसके हाथ में एक बड़ी सी कैंची चमक रही थी। स्वागत है मेरी देवी, रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने तुम्हारे लिए यह जगह तैयार की है, हमेशा के लिए रहने के लिए। रमेश, ये सब क्या है? अनन्या ने डरते हुए पूछा। आप बीमार हैं, आपको मदद की जरूरत है। बीमार? रमेश हंसा। नहीं, मैं पहली बार इतना स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। मैंने आखिरकार वह पा लिया है जो मेरी जिंदगी में हमेशा से कमी थी, एक मकसद, और वह मकसद हो तुम। उसने कैंची को हवा में घुमाया। लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। तुमने विवेक को अपने करीब आने दिया। तुमने मेरे प्यार को नकार दिया। अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रखूंगा। तुम्हारी ये तस्वीरें, उसने दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर इशारा किया, ये बेजान है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी आत्मा भी यहीं रहे, इस कमरे में, मेरे साथ। अनन्या समझ गई कि यह जान का खतरा है। उसने पीछे हटते हुए कहा, पुलिस आ रही है रमेश, आपको बाहर निकलना चाहिए। पुलिस? रमेश ने एक भयंकर गुस्से में कहा। तुमने पुलिस को बुलाया, तुमने धोखा दिया। वह तेजी से अनन्या की ओर बढ़ा। अनन्या ने अपना बैग उठाया और उसके चेहरे पर दे मारा। रमेश थोड़ा लड़खड़ाया लेकिन रुका नहीं। उसने अनन्या की कलाई पकड़ ली। उसकी सांसों की बदबू अनन्या के चेहरे पर आ रही थी। अब तुम मेरी हो, वह गुर्राया। ठीक उसी वक्त दूर से सायरन की आवाज सुनाई दी। पुलिस आ रही थी। रमेश की पकड़ ढीली पड़ी। उसने एक पल के लिए दरवाजे की ओर देखा। यही मौका था। अनन्या ने अपना घुटना उसके ग्रोइन में जोर से मारा। रमेश दर्द से चीखता हुआ नीचे गिरा। विवेक और पुलिस अधिकारी दौड़ते हुए अंदर आए। रमेश को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसे हथकड़ी लगाई जा रही थी तो वह बार बार अनन्या की तरफ देख रहा था और फुसफुसा रहा था,
तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। रमेश को मनोरोग अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसे ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर और पैरानोया था। अकेलेपन और उम्र के अंतर ने उसकी बीमारी को और बढ़ा दिया था। उसने मान लिया था कि अनन्या का उसके प्रति कोई विशेष लगाव है। स्कूल फिर से सामान्य हो गया, बच्चे वापस आ गए, लेकिन अनन्या के लिए सब कुछ वैसा नहीं रहा। वह अब अकेले कमरों में नहीं रुकती और हमेशा अपने आसपास के लोगों पर एक नजर रखती है। एक महीने बाद जब स्कूल का बेसमेंट साफ किया जा रहा था, तो मजदूरों को रिकॉर्ड रूम की दीवार के पीछे एक छुपा हुआ स्थान मिला। वहां रमेश ने अपनी एक और देवी बनाई थी, एक मैनिक्विन, जिसे उसने अनन्या के पुराने कपड़े पहनाए हुए थे और उसके चेहरे पर अनन्या की कटी हुई तस्वीर चिपकाई हुई थी। मैनिक्विन के गले में एक पेंडेंट था जिसमें अनन्या के बालों का एक लॉक रखा हुआ था। यह देखकर अनन्या को एहसास हुआ कि अगर वह उस रात नहीं बचती तो शायद यही मैनिक्विन उसकी कब्र बन जाती। कहानी का अंत एक सबक के साथ। प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन जब यही प्यार सनक में बदल जाए तो यह एक डरावना सपना बन सकता है। रमेश का प्यार उसकी अपनी ही बनाई हुई दुनिया का एक शिकार हो गया, जिसने न सिर्फ उसकी जिंदगी बर्बाद की, बल्कि एक मासूम औरत की जिंदगी को भी हमेशा के लिए डरा दिया। अनन्या आज भी उस स्कूल की प्रिंसिपल है, लेकिन अब वह सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि जिंदगी का एक कड़वा सच भी सिखाती है। डर का कोई चेहरा नहीं होता, वह कभी भी किसी भी रूप में आपके सबसे करीब हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी डॉम सेशन की कहानी। उम्मीद है आपको यह केस पसंद आया होगा। याद रखिए, अगर कोई आपकी पर्सनल बाउंड्रीज को इग्नोर करे, आपको बार बार परेशान करे या आपको अनसेफ फील करवाए, तो उसे सीरियसली लीजिए। अपनी सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। अगले हफ्ते मिलेंगे एक नए केस के साथ, एक नए डर के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।